कार्यक्रम शुरू करने से पहले मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो ऐसी शक्ति दे कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकूं जो आपके जीवन में क्रांति ला सके। मां सरस्वती मुझे शक्ति देंगी, लेकिन उसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप उसे लेना चाहते हैं। आपकी क्या मनस्थिति है इस समय चीजों को सीखने की, लर्निंग है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी परिस्थिति एक होती है लेकिन मनस्थिति सबकी अलग अलग होती है। मैं इस संबंध में एक कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि एक रूम में एक व्यक्ति मृत्युशैया पर था, डेथ बेड पर था। अमीर व्यक्ति था, बड़ा आदमी था। उस कमरे में 4 व्यक्ति थे। उसकी पत्नी थी, एक डॉक्टर था जो उसका इलाज कर रहा था, एक पेंटर था जो मृत्यु के ऊपर एक पेंटिंग बनाना चाहता था, और एक पत्रकार था, जर्नलिस्ट था, जो इस बात की खबर छापना चाहता था कि कितने बजकर कितने मिनट पर हृदय गति रुकने से निधन हुआ। He was about to death। परिस्थिति एक थी उस कमरे में, लेकिन मनस्थिति उन चारों व्यक्तियों की अलग अलग थी। पत्नी सोच रही थी कि मेरी दुनिया खत्म होने वाली है, मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, मेरा आर्थिक आधार क्या होगा, मैं अपने जीवन को कैसे चला पाऊंगी। वो अपनी पेंशन की और तमाम एसेट्स की बात कर रही थी कि मैं अकेली कैसे जीवन यापन कर पाऊंगी। डॉक्टर जो था, वो जो उसका इलाज कर रहा था, उसका सारा जोर अपने दिमाग पर था कि मैंने जो इस समय इसको इंजेक्शन लगवाया, अगली बार ये नहीं लगाऊंगा, इसके रिजल्ट बेटर नहीं आ रहे, सिप्ला का लगाया, अगली बार ग्लैक्सो का लगाऊंगा। तीसरा व्यक्ति जो पेंटर था, वो ये सोच रहा था कि पिछली बार जो मैंने मृत्यु की पेंटिंग बनाई थी उसमें थोड़ा सूरज ढलता हुआ दिखाया था, इस पर थोड़ा ज्यादा दिखाऊं, कलर पूरे मृत्यु से नहीं मतलब, उसे अपनी पेंटिंग से मतलब है, रेड कलर कर दूं ऑरेंज की जगह। चौथा व्यक्ति पत्रकार था जो ये सोच रहा था, जब डॉक्टर से बार बार पंप करता था मरीज को, वो फिर सांस लेने लगता था, तो पत्रकार अंदर सोच रहा था कि डॉक्टर साहब छोड़िए, क्यों बार बार कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहता था कि ये मरे और मैं जाके अपनी प्रेस विज्ञप्ति बनाऊं और न्यूज दूं पेपर में कि इतने बज के हृदय गति रुकने से निधन हुआ और मेरी खबर छपे और मैं कहीं जाके कॉफी पीऊं। मेरा अभिप्राय ये है कि उस कमरे में घटना एक घट रही थी, परिस्थिति एक थी, लेकिन मनस्थिति उन चारों व्यक्तियों की अलग अलग थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ इस रूम में, इस थिएटर में इतने लोग बैठे हैं, एक घटना घट रही है, यहाँ रिटेल मैनेजमेंट पे हमने बात करनी है, लेकिन आप सबकी मनस्थिति अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं कि सारे यहाँ लर्निंग के पॉइंट से रहे। रिटेल मैनेजमेंट में उत्सुकता, क्यूरियोसिटी सभी की हो। कुछ लोग ये सोच के आए होंगे कि यहाँ से निकल कर रास्ते में मूवी देखनी है, लेट कर रहे हैं सर, जल्दी मूवी की टिकट आई हुई है। कुछ सोच सकते हैं घर पे जाकर मम्मा पापा ने ये काम बताया हुआ है, या ट्यूशन जाना है, या वगैरह वगैरह। सबकी अलग अलग मनस्थिति हो सकती है। ये आपकी रिसेप्टिविटी पे डिपेंड करता है। आपकी रिसेप्टिविटी क्या है? उससे पहले कि मैं रिटेल मैनेजमेंट पे बात करूं, ये 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि इस लेक्चर की उपयोगिता और बढ़ सके। आपकी मनस्थिति लर्निंग की होनी चाहिए। रिसेप्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इसी तरह की कार्यशाला आयोजित की गई थी अल्कोहल एडिक्शन पे, नशाबंदी पे। जिन लोगों को अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है उसको दूर करने के लिए भी कार्यशाला आयोजित की जाती है। तो उस कार्यशाला में जो वक्ता आए थे, उसका ऑडियंस को संबोधित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 2 तरफ एक ट्रांसपेरेंट जार रखे थे, प्लास्टिक जार, एक में पानी रखा था और एक में अल्कोहल रखा था। उन्होंने दोनों जार में वॉर्म्स डाले थे। वॉर्म्स आपने देखा बरसात में जो कीड़े होते हैं लंबे लंबे, दोनों जार में उन्होंने वो वॉर्म्स रखे थे। तो उस वक्ता ने कहा कि आप देखिए
अल्कोहल किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है कि वो वॉर्म्स जो अल्कोहल में थे उनका शरीर कट गया था, टुकड़े हो गए थे, और इधर वॉर्म्स ठीक है, इधर वॉर्म्स का शरीर कट गया है। तो शरीर को हमारे अल्कोहल कैसे नुकसान पहुंचाता है, इस वक्ता ने पूछा। पीने का एक और फायदा पता चल गया कि पेट के कीड़े भी मर जाए इससे। ये आपकी रिसेप्टिविटी है। मैं जो यहाँ कह पाऊंगा आप किस ढंग से लेते हैं या किस मनस्थिति से यहाँ बैठे हैं, आपकी क्या मेंटल स्टेट है, आप लर्निंग के पॉइंट से यहाँ बैठे, मेरा आपसे निवेदन है। तीसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं कि प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी भी लर्निंग है कि नहीं है। हमारे जीवन की दिशा प्रायोरिटी से तय होती है कि हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये उपयोगिता तभी इस लेक्चर की होगी अगर आपकी लर्निंग की प्रायोरिटी भी होगी। मैं लेक्चर देके चला जाऊंगा, उसमें से कुछ लेना आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं। तीसरी बात, लर्निंग को अपनी हैबिट और अपनी प्रायोरिटी बना देंगे, और प्रायोरिटी जो है उसी से हमारी आदतें बनती हैं। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग्स एंड अर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्निंग। अगर आप अर्निंग्स चाहते हैं तो प्लीज लर्निंग की तरफ जोर ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात। हैबिट, नो कॉलेज, नो टीचर, नो मोटिवेशनल स्पीकर कैन चेंज यू बट योर हैबिट्स। आपकी जो आदतें हैं उनका जोड़ ही आपकी पर्सनालिटी कहलाती है। और हैबिट्स कैसे बनती हैं कि आप अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, आपके थॉट्स क्या है। किसी फिलोसोफर ने कहा है कि वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर। तो इसकी डीप में जो सबसे बड़ी बात है वो थॉट है। थॉट्स आर द सीड्स। जो विचार है वो बीज की तरह है। आज हम उन डिटेल मैनेजमेंट से जुड़े विचारों पर बात करेंगे जो कि एक सीड्स के रूप में है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन सीड्स को पोषण अगर ठीक तरह से हो गया, आपने ठीक अपनी रिसेप्टिविटी से सुना उसको, तो निश्चित रूप से वो सीड्स एक दिन बहुत बड़े वृक्ष के रूप में होंगे और आप न केवल नगर के बल्कि देश के एक बड़े उद्यमी और व्यापारी बन सकते हैं। ये मेरा मानना है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको मैडम जैन ने कॉमर्स के रिटेल मैनेजमेंट की बहुत सारी बुकिश नॉलेज के बारे में बताया। रिटेल मैनेजमेंट को आप किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो मैं अपना कोर्स के बारे में बात करना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, धूप में निकलो, घटाओ में नहा के देखो। धूप में निकलो, घटाओ में नहा के देखो। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? किताबों को हटा के देखो। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि किताबें ना पढ़ें या थ्योरीज की कोई वैल्यू नहीं। थ्योरीज के बाद जब आप विजुलाइज करते हैं उन चीजों को तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में वो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो थ्योरीज आप पढ़ चुके हो, आज हम जो बात करेंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे। आप भाग्यशाली हैं कि आप इस एज में पैदा हुए हैं, उस युग में पैदा हुए हैं जब सरकारें, कॉलेज और प्रशासन इस बात को सोचता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। वरना हमारी उम्र में ये सभी कोर्सेज सिर्फ पेपर पास करने तक होते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे, छुट्टी, दैट्स ऑल राइट। तो आपसे पहले उस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं कि केवल इस कोर्स को एग्जामिनेशन के पॉइंट से मत सुनिए। व्हाट इज रिटेल मैनेजमेंट? व्हाट इज रिटेल बिजनेस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटेल? बिजनेस कई तरह के होते हैं। अब रिटेल मैनेजमेंट का आज हमने विषय करा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, होलसेल भी होता है, स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं, लेकिन आज हमें बात करना
आप बता A business which sells products or services directly to the customer. कंज्यूमर। यही आंसर आपका। आपने कहा कि जो ग्राहक को बेचा जाए, ग्राहक शब्द ठीक नहीं है। ग्राहक बिजनेस का बिजनेस भी हो सकता है। एक होलसेल का जो माल बेचता है वो दूसरे रिटेलर को जब बेचेगा तो वो उसका ग्राहक होगा। That will not be रिटेल। रिटेल बिजनेस वो है जब फाइनल कंज्यूमर को माल बेचा जाए, जब कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसको माल जब बेचते हैं तो वो दैट इज कॉल्ड रिटेल बिजनेस। अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटेल बिजनेस? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर, नॉट कस्टमर। यहां आप ठीक कर लेंगे। कस्टमर एक शॉपकीपर भी हो सकता है। मैं क्योंकि स्वयं 400-500 रिटेलर से हर माह मिलता हूं, क्योंकि मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मैन्युफैक्चरर से हम जब होलसेलर्स को बेचते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स को हम बेचते हैं, रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचता है। तो आई एम नॉट रिटेलर। रिटेलर वो है जिसे मैं बेचता हूं, मेरा वो कस्टमर है। अंडरस्टैंड? मैं फाइनल कंज्यूमर को नहीं बेचता हूं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैं रिटेलर नहीं हूं। रिटेल बिजनेस की क्यों इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी? आज ये इतनी वर्कशॉप आपको क्यों कराई जा रही है? आने वाले समय में 2026 तक भारत में इसका जो स्कोप है 1.6 करोड़ डॉलर्स है। और रिटेल बिजनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी लेवल पर शुरू किया जा सकता है, किसी भी वॉल्यूम ऑफ कैपिटल से शुरू किया जा सकता है। आप छोटी सी कैपिटल से रिटेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप रिटेल बिजनेस की जहां भी बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाती है एक ओल्ड किराना शॉप, एक जनरल स्टोर, चूड़ियों वाला या प्रोविजन स्टोर वाला, कॉस्मेटिक्स वाला। आपके दिमाग में हमारे समय पे जो रिटेल शॉप का जो विजुअलाइजेशन होता था वो किराना शॉप एक छोटी सी दुकान होती थी। और हमसे भी पहले लोग जो जाते थे किराना शॉप पे, बार्टर सिस्टम, वो कुछ चीजें दे देते थे। गेहूं अपने पास से वो क्योंकि उनके घर की होती थी, खेत की होती थी, तो उस शॉपकीपर को दे देते थे, उसके बदले वो दाल दे लेते थे। कुछ लोग दाल दे देते थे तो उसके बदले आटा खरीद लेते थे। तो ये आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। एक वो समय था रिटेल बिजनेस का, और एक बार्टर सिस्टम से लेकर आज रिटेल बिजनेस डिजिटल करेंसी तक पहुंच गया। उस समय नोट नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी। धीरे धीरे विकास के साथ साथ करेंसी आई। करेंसी के बाद जो आपके सामने अभी पिछले 10 साल में सीन बदला, वो डिजिटल करेंसी पे आ गया। तो रिटेल बिजनेस का जो ट्रेंड बदला धीरे धीरे, वो किराना शॉप तक नहीं रह गया, वो स्मार्ट स्टोर, वी मार्ट और मॉल्स तक पहुंच गया। आपने देखे होंगे बड़े बड़े स्टोर। उस समय आप एक पर्ची बनाकर पहले किराने वाले को देते थे अपने घर के सामान के लिए, वो निकाल कर आपको देता था। उसके बाद आदमी का विकास हुआ, बड़े स्टोर्स बने, तो आदमी खुद वॉक इन करता है स्टोर्स में। जब वॉक इन करता है, खुद अपनी पैकिंग उठाता है, आज आप देखते हैं। तो उसके बाद आदमी को जैसे जैसे बड़े स्टोर होते हुए बड़ी बड़ी समस्याएं आती गई। चोरी का डर होता रहा, कस्टमर अपने जेब में न डालने कोई पैकेट। उसके लिए हमने चीजें ढूंढी, टेक्नोलॉजी ढूंढी। तो आज हम उन तमाम बातों का यहाँ चर्चा करेंगे, रिटेल बिजनेस के मीनिंग से लेके और किस तरह से रिटेल बिजनेस डेवलप हुआ, किराना शॉप से लेके मल्टी जो स्टोर्स हैं। रिटेल बिजनेस से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले मेरे से पूछ ले, रिटेल क्या होता है इस संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिटेल बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? रिटेल बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ रिटेल बिजनेस, आउटलेट्स कितनी तरह के और उसका क्लासिफिकेशन क्या है?
कुछ रिटेल बिजनेस इस तरह के हैं जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो खराब होने वाली चीजें हो जाती है, जिनकी लाइफ बड़ी कम होती है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। सेकंड, ग्रोसरी की फास्ट मूविंग आइटम्स है, बहुत जल्दी बिकती है लेकिन फिर भी उनके खराब होने पर डर लगता है। तीसरा आपका क्लॉथ्स है, गारमेंट्स है, हार्ड लाइन प्रोडक्ट्स है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, कार्स है, जो बहुत स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन रिटेलर्स हैं। आप इसे ये मत सोचे कि किराना शॉप वाला छोटा बिजनेस करता है, कार वाला भी क्या रिटेल बिजनेस है। रिटेलर लास्ट कंज्यूमर, कार जो खरीदता है तो वो, बहुत सारे लोग इसे भ्रांति पाल लेते हैं कि रिटेल बिजनेस का मतलब होता है छोटा, और कार को भी बहुत बड़ा शोरूम होता है, इसे रिटेल नहीं कहा जाएगा, दैट इज आल्सो रिटेल शोरूम, क्योंकि वो कंज्यूमर होगा। तो ग्रोसरी हो गई, पेरिशेबल स्लो मूविंग हो गए। फिर उसके बाद सर्विसेज की इंडस्ट्री आती है, हॉस्पिटल है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ऑल आर रिटेलर्स। इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन क्या हो गया, इतने तरह के तो हमारे रिटेल आउटलेट्स हो गए। फिर क्या है कि रिटेल एक इंडिविजुअल शॉप है, एक व्यक्ति ने बना दी अपनी शॉप, किराना शॉप है, जनरल स्टोर है, प्रोविजन स्टोर है, उसने मोहल्ले में, गली में, बाजार में, शहर में बना ली, वो होगी इंडिविजुअल शॉप। दूसरा इसमें क्या काइंड है, चेन ऑफ शॉप्स, चेन ऑफ स्टोर्स, कि उसमें आपने देखा होगा फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर, एक शॉप आपका ब्रांड बन गया, आपने उसी की फ्रेंचाइजी दे दी। इनकी सेल के ढंग अलग है। जो आपका मोहल्ले का इंडिविजुअल शॉपकीपर है वो डायरेक्ट कस्टमर आता है उससे ले लेता है, लेकिन जो चेन ऑफ शॉप्स है उसमें आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग भी है, फोन से कॉन्टैक्ट सेलिंग भी है, वेंडर्स मशीन भी लगी हुई है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पे आपने देखा छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, ब्रांड्स और हैं, लेकिन वो चेन शॉप्स के रूप में काम करते हैं, तो उनकी सेलिंग का ढंग अलग है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। आपने देखे होंगे बड़े बड़े आज वी मार्ट की कितनी 300 ब्रांचेज है यूपी में, स्टोर जो खुलते हैं, मेगा मार्ट, इजी डे। लेकिन हम आज इस पे यहाँ बात करने लगे कि अभी सहारनपुर में आपने देखा होगा इजी डे, जो जिसपे बहुत भीड़ रहती, कंज्यूमर्स डायरेक्ट को भागता था, रश वो बंद हो गया अचानक। मैं यहाँ आपको ऐड करके एक डाटा देना चाहता हूँ, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत कुछ सोचना है। 47% ऑफ द रिटेल बिजनेस पहले 5 साल में बंद हो जाता। कैन यू बिलीव? जितने भी रिटेल बिजनेस शुरू होते हैं बड़े उत्साह से, बड़े जोश से, बड़ी बड़ी कैपिटल से, 47% ऑफ द टोटल क्लोज विद इन 5 years। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए कि रिटेल बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। आपने बड़ा कैपिटल इकट्ठी करके बैंक से लोन लेके बहुत सारे रिस्क लेके बिजनेस शुरू किया और 5 साल में बिजनेस खत्म हो गया। और बिजनेस एकदम नहीं खत्म होता, धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों से बिजनेस बंद होते हैं। 5 साल में माल आ भी रहा है, जा भी रहा है, पेमेंट भी हो रहे हैं, आप सोचेंगे बिजनेस चल गया। बहुत सारी इसमें डिबेट्स हैं, बहुत सारा आप नेट पे जाएंगे तो मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएगा कि व्यापार कैसे शुरू करें। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल रिसर्च की मैंने इसमें कि बिजनेस शुरू करने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ना कैपिटल जरूरी है, ना स्टोर जरूरी है, ना नॉलेज जरूरी है, ना स्किल जरूरी है। सबसे पहले अगर कोई जरूरत है तो विल जरूरत है, आपकी संकल्प शक्ति कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है। तो इसलिए किसी कवि ने कहा है कि तुम ना इतने हो ना उतने हो, तुम ना इतने हो ना उतने हो, अपनी
प्यास जितने, आपकी अपनी प्यास होनी चाहिए। आपको अगर आपकी काबिलियत को अगर नापा जाएगा तो आपकी प्यास से, आपके थ्रस्ट से। आपकी थ्रस्ट है कि मुझे काम करना है, मुझे बिजनेस करना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की जो सभा हुई सारे बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें एक व्यक्ति ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखी कि मुझे 2 करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए, मुझे पहले बिजनेस करना है। युवक था, बड़ा एंथुसिस्ट, उत्साह के साथ हो गया। और ये सपा सरकार की बात है तो उनके मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट उनको 2 करोड़ की लोन की सपोर्ट उन्हें सैंक्शन कर दी। जब अगले साल वो रिव्यू मीटिंग हुई तो उस युवक को फिर बुलाया गया कि आपने क्या किया, आपने वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि नहीं किया, क्या पोजीशन है उसकी, क्या प्रोग्रेस है। तो उसने कहा नहीं सर, मैं वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं 2-3 लोगों से राय ली, उन्होंने कहा ये तो वायबल नहीं है बिजनेस, ये नहीं चल पाएगा। तो उनसे पूछा गया कि आपने किन से राय ली। तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरे अंकल थे जो बैंक से रिटायर हुए थे, उनसे राय ली। वो क्या राय देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक मेरे पड़ोसी है जो रिटेल की दुकान पर सर्विस करते हैं, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा ये चल नहीं पाएगा। तो मैं इस बात का जो जिस्ट है वो इससे फेल हो गए, वो व्यापार शुरू नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने एडवाइस अचीवर से नहीं ली। अगर आपके अंदर प्यास है, आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो टेक एडवाइस फ्रॉम अचीवर्स। जिंदगी में आप रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो रिटेल बिजनेस के अचीवर्स हैं। आपकी प्यास होगी, आपको लगेगा कि मैं कहां जाऊं, किससे पूछूं, तो ये ना हो कि जो अचीवर ना हो। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का अचीवर ढूंढेगा और वो उससे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, फिर उससे अगला कदम बढ़ाए। तो मैंने आपको 2-3 बातें भी कही, इसका इंट्रोडक्शन बताया, कितनी तरह के रिटेल आउटलेट्स हो सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। इससे बात जो व्यापार शुरू करने के लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वन लोकेशन। आप व्यापार जहाँ शुरू करना चाहते हैं उसकी लोकेशन आप सर्च करेंगे। सर्च चीज ये कहती है कि जो प्राइम लोकेशन है उससे 60 से 80% कस्टमर आते हैं, वॉक करते हैं। और जो मिडिल क्लास प्राइमरी से नीचे की लोकेशन है उसमें 15 से 20% कस्टमर्स वॉक करते हैं। बाकी आजकल जमाना थोड़ा बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी लोकेशन की थोड़ी पोजीशन पिक कर दी। जिस प्रायोरिटी पर लोकेशन होती थी आज लोग छोटी सी काउंटर लेकर बैठ जाते हैं और बाकी स्टॉक जो है गोदाम में रखते हैं और टेक्नोलॉजिकल रूप से मैनेज करते हैं। आपके पास कस्टमर है, आपने गोदाम से निकलवा के दे दिया। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर कैपिटल कम है, छोटी जगह ले लें और स्टॉक गोदाम में रखते हैं, ऐसा भी मैनेज हो सकता है। नेक्स्ट इज, आपने लोकेशन ले ली, आपने स्टोर खोल दिया। जहां आपने लोकेशन ली है वहां से ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो पब्लिक कन्वीनियंसेस सारी साथ होनी चाहिए। लोकेशन को सर्च करते हुए इन बातों का ध्यान रखें। आप माल मान लिया बाहर भेजना चाहते हैं, कोरियर से भेजना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन भी क्योंकि व्यापार हो गया, आपके पास ये सुविधाएं वहां है नहीं, तो आप ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखें। आज पार्किंग के लिए बहुत सारे लोग आज रानी बाजार में से शॉपिंग करने नहीं जा पाते, कार से कहां जाएंगे, वहां स्कूटर जा नहीं पाएगा। इधर के लोग उधर नहीं जा पाते, इसलिए उधर के शॉपकीपर बहुत सारे इधर बोर्ड रोड पर शॉप्स ले रहे हैं, आपने देखा होगा। तो हमें लोकेशन को सर्च करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है कि वहां पब्लिक कन्वीनियंसेस हो, बजट ठीक हो और ट्रैफिक आता हो और सारा ये सेगमेंटेशन का ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट इज स्टोर मैनेजमेंट। आपने लोकेशन लेके स्टोर खोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टोर मैनेजमेंट। मैं बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट जब लोगों की दुकानों पे जाता हूँ तो एक शॉप में जब एंटर होते हैं
तो शॉप में एंटर होते ही फील आती है, मैंने कहा बढ़िया है, बहुत क्लीनली जैसा, बड़ा हाइजेनिक, बहुत सिस्टम से सामान रखा हुआ। मैं अभी एक शोरूम पे गया वहाँ थोरागढ़ में, वो एंटर होते मुझे फील आई बहुत अच्छे से मैनेज किया होगा, तो कस्टमर भी फील करता होगा। हालांकि मैं कस्टमर नहीं था, अगर मैं फील कर रहा हूँ तो वाइफ तो सबको आती है। एक शॉप पे मैं जब गया तो काउंटर पर मैं खड़ा रहा तो मुझे उस ऑनर को ढूंढना ही मुश्किल हो गया। वो जो उनके सामान आया था, उनका जो कंसाइनमेंट आए थे, उनका इतना बड़ा हुआ चट्टा लगा हुआ था, वो उसके पीछे बैठे हुए कोई काम कर रहे थे। तो मैं आवाज देता रहा, जैन साहब कहाँ है? फोन किया मैंने उन्हें, क्या कहाँ? तो फिर पता चला कि मैं तो पीछे बैठा हूँ। एमडीएच स्टोर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, आपके पास लोकेशन भी अच्छी है, आपने स्टॉक भी बढ़िया डाला हुआ है, स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा लोगों को। तो आपका स्टोर सबसे पहले विजुअल होना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है, बहुत पुरानी काम है। माल अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो जो माल का प्लेसमेंट है स्टोर पे, वो विजुअल होना चाहिए। पर्सन एंटर हो, उसे सब चीजें साथ साथ दिख रही हो कि यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है। और दूसरी बात आपने कभी कभी नोट भी की होगी, ऑब्जर्वेशन भी आपका होना चाहिए। जब आप किसी मेगा स्टोर में, वी मार्ट में जाते हैं तो एसेंशियल्स आइटम्स जो होती है वो सबसे बाद में रखी होती है, और नॉन एसेंशियल्स आइटम्स जो होती है वो शुरुआत में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां तक वॉक करेगा कस्टमर। जो अगर मान लें दूध का पैकेट किसी ने लेना, तो दूध का पैकेट तो लास्ट में रखा हुआ, उससे पहले नॉन एसेंशियल आइटम्स, उससे पहले पनीर रखा हुआ, उससे पहले क्रीम रखी होगी, उससे पहले जनरल आइटम्स रखी होगी। और अगर उससे पहले मल्टी प्रोडक्ट वाला स्टोर है तो उसमें हो सकता है जीन्स टॉप पहले रखी हो। तो आप गए हैं दूध लेने, आपने कहा आज समय जीन्स बढ़िया जीन्स, तो उसकी सेल बढ़ गई ना, रिटेलर की। नॉन एसेंशियल्स आइटम्स पहले रखने से उसकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ गई। गया था एक पैकेट दूध खरीदने के लिए, उसने पहले जीन्स खरीद ली। अब इसी तरह से स्टोर मैनेजमेंट को मैं बहुत लंबे समय तक डिस्कस कर सकता हूँ। रैक मैनेजमेंट, स्टोर में रैक रखे होंगे। अब रैक में आप इस तरह से चीजें रखें कि आपको कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन। उदाहरण के तौर पे आप जीन्स खरीदने गए वहां और आपने मुझे कहा जी जीन्स चाहिए, और रिटेलर ने कहा कितनी बेस्ट है, आपने कहा जी 30, 34। वो खुद गया लेने, उठाने, वो खुद ही उलझ गया, आधे घंटे तक वो आया ही नहीं जीन्स। आप काउंटर पे वेट कर रहे हैं क्योंकि उसे 30, 34, 38 मेल फीमेल सब एक साथ जीन्स रखी हुई। अब उसे ढूंढने में लाया, वो आपके सामने वो 38 आके अंदर, भाई साहब तो 38 है। वो गलती से आ गई क्योंकि वहां पंच था, पूरा अव्यवस्थित तरीके से उसने रखा हुआ था, तो खुद ही नहीं ढूंढ पाया। अगर आप जाएंगे तो कैसे ढूंढेंगे? तो रैक मैनेजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि आप कस्टमर खुद भी जाए तो कैटेगरी वाइज ऊपर लिखा हो, ग्राहक को इंतजार, तो हाथ से निकल जाएगा व्यापार। वेट बिल्कुल ना कराइए, अपने स्टोर का मैनेजमेंट इस टाइम से रखिए कि कस्टमर खुद आए, उन्होंने कहा कि आप इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, एक स्टाफ आपका सिर्फ खड़ा हो, वो इसीलिए खड़ा हो। अगर वो खुद जाए तो उसे पता ही ना चले कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पड़ा है। साइज वाइज, प्रोडक्ट वाइज, रिक्वायरमेंट वाइज आपके रैक का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। हाथ उठाकर बात करो, मेरी कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रैक मैनेजमेंट में अगर आप रैक को मैनेज कर लेते तो यहां से और आपकी बहुत सारी समस्या हल हो जाती। और फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, भले ही रिटेल मैनेजमेंट का विषय है, इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ी कोई स्किल है तो कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने की। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लेके, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ बिजनेस है, यहां से लेके
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई प्रोडक्टिव होने वाला नहीं, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। और कुछ ना होने के बाद भी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो चाहे बिजनेस हो, परिवार हो, व्यापार हो, समाज हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेली पॉलिश करते हैं। लेकिन पहले ही बात करूंगा कि जो काउंटर पर बैठे हैं आप, एज ए ऑनर, एज ए रिटेलर, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब कस्टमर एंटर होता है आपके उसमें स्टोर में, तो आप उसे ग्रीट करें अच्छे से। स्टोर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने वैरायटी बहुत रख ली और रैक मैनेजमेंट कर लिया तो, और काउंटर पे आप इस तरह से बैठेंगे, आगे आ गया है अपना, कोई बात नहीं, ले जाएगा अपना, सुबह की बहुत सेल हो गई है, तो एक दिन आप फेल हो जाएंगे, ऐसा कौन हो जाएगा। अगर आपको मौका मिलता है उस कस्टमर से बात करने का और वो आपसे बात करना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है, तो उससे इंटरेक्ट करने का मौका ढूंढेगा और उससे ऑनेस्ट दिखाएं, उसमें इंटरेस्ट लें। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स में उसके इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी। आप उसे आते ही कहते हैं सर मेरे पास बहुत नई वैरायटी आई हुई है, मैं ये दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ, तो यू आर टॉकिंग एज ए सेलमैन, आप सक्सेस सेलमैन नहीं है। आप उसे कहें कि सर मैं सोच रहा था बड़े दिनों से कि आप आए, तो ये भी फील इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो किताब में नहीं लिखी होगी। बाद में जब उससे ऑननेस हो जाए, 5 मिनट बात हो जाए, उसे पानी पूछ लें, आप चाय पूछ लें, उसके बाद आपने बड़ी बड़ी शॉप उसमें देखा कि जाते ही वो समोसे आ जाते हैं वहां, और 5 रुपए के समोसे से 5,000 की साड़ी बेच देते हैं लोग। देखा कि नहीं देखा ऐसे? दिस इज रिटेल मैनेजमेंट। तो ये है कि रिटेल कंज्यूमर की जो रोज समस्याएं आनी है, वो समस्याएं वैरायटी और उसकी नहीं, उसके यहाँ की भी समस्याएं होती हैं, उसके मन की समस्याएं होती हैं। तो आप जब कुशल रिटेलर तभी माने जाएंगे जब कंज्यूमर से आप बिल्कुल जुड़ के बात करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अगर वो किसी ने अपनी वाइफ के साथ आया और आप पहचानते हैं तो आप जरूर पूछे आज भाभी जी नहीं आई, क्या बात है भाभी जी का ठीक तो है ना। वो अगर वो कहता है कि वो बीमार चल रही है तो अगली बार जरूर पूछे भाभी जी की तबीयत का हाल कैसे है। तो इससे क्या होगा, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिलोंगिंगनेस, कस्टमर से रिलेशनशिप। रिटेल मैनेजमेंट की अगर कोई बैकबोन है तो वो है रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप। आज की डेट में भले ही मेगा मार्ट, स्मार्ट शो जितने बन गए हो, आदमी वहां जाना चाहता है जहां उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जिसे ये रिटेलर जरूर को आओ बहन जी बहुत दिनों बाद आए हो, आ जाओ, पहला सेंटेंस। तो मेरा भाव ये है कि कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। मैं आपको नियम बता दूं, सिचुएशन वाइज आप कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बना सकते हैं। आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके नंबर ले सकते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर सकते हैं, ताकि वो अपना अपन फील करें कि मुझे अभी तक ये याद करते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं अपने कस्टमर्स की। मान लिया ब्यूटी पार्लर जो है शुरू किया आपने, काफी फीमेल स्टूडेंट है, तो ब्यूटी पार्लर का बहुत स्कोप है इंडिया में, दैट इज आल्सो रिटेल बिजनेस। तो जितनी लेडीज आपके पास आती है उनको दोबारा बुलाने के लिए एक ही तरीका है कि उनके साथ पर्सनल रिलेशन मेंटेन करें। आपकी बेटी की शादी होने वाली है, मैं तैयार करूंगी उसे, तो उसे लगेगा कि भाई बिलोंगिंगनेस। मैम मेरे पास नए नए पैकेज आए हुए हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत सूट करता है जो कलरिंग में कर रही हूँ आजकल। तो वो कहेगी मुझे बड़े ध्यान से देखते हैं, उसे नहीं पता कि आप रूटीन में कह रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को कह रहे हैं ना। जब भी किसी को कहेंगे, इंडिविजुअल को कहेंगे, तो वो अपने आप को ऑनेस्ट समझेगी। तो मेरा ज्यादा इस टॉपिक को लंबा ना करते हुए ये कहना है कि पहला कस्टमर रिलेशनशिप
उसकी एंट्री से लेके बॉडी लैंग्वेज से लेके आपकी बातचीत तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मायने आते हैं स्टोर के, आपके एम्प्लॉय के, रैंक मैनेजमेंट के, विजुअलाइजेशन के। आपका सामान बहुत विजुअलाइज होकर लगा होना चाहिए, आई लेवल पे लगा होना चाहिए। जो चीजें आपकी कम बिकती हैं, जो स्लो मूविंग हो, उन्हें आई लेवल पे लगा दीजिए। आई लेवल इज बाई लेवल। कस्टमर का मनोविज्ञान है, कुछ ना कुछ कस्टमर को जरूरत होगी या नहीं होगी, वो कहेंगे ये भी रख लो। और जो उसकी एसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो कहीं और भी रखे हुए तो वो आपसे पूछेगा, वो ढूंढ कर दे दीजिए अगर आपके पास जगह कम है तो। वरना एवरी प्रोडक्ट मस्ट बी विजुअलाइज, कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज। सेगमेंट वाइज मीन्स एज वाइज, सेक्स वाइज, मेल फीमेल, और एजुकेशन वाइज। स्टेशनरी के मान्य प्रोडक्ट्स हैं, आप स्टेशनरी की शॉप चला रहे हैं तो उसमें आपको सेगमेंट तय करने पड़ेंगे। बच्चों की भी स्टेशनरी आती है, बड़ों की भी स्टेशनरी आती है, तो आप उसका विजुअलाइजेशन इस तरह से रखें कि सारी मदर्स जो है स्कूल की स्टेशनरी अलग है, इस ढंग से विजुअलाइजेशन। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं इंट्रोडक्शन के बाद। व्हाट टाइप ऑफ आउटलेट्स, कितनी तरह के रिटेलर्स होते हैं, कितना उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, चेन का बताया मैंने, चेन स्टोर किस तरह से सेल करते हैं। उसके बाद मैंने लोकेशन बताई आपको। उसके बाद क्या बताया, लोकेशन के बाद स्टोर मैनेजमेंट में रैक मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, ये आपने सुना होगा। और स्टोर मैनेजमेंट में ये चीजें सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, मैंने आपको वो चीजें बताई है जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। स्टोर के आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होगी, उससे आपका निश्चित रूप से स्टोर और पॉपुलर होगा। नेक्स्ट इज स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक एंड इन्वेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके गल्ले में पैसे रखे हैं, आपके बैंक बैलेंस है, आपके पॉकेट में रखे हैं, और आपको ये जरूरत नहीं महसूस हो रही कि मैं दुकान में स्टॉक कौन सा लाऊं, आपको पता ही नहीं। जब आपका स्टॉक सब विजुअलाइज होगा तो आप उस स्टॉक को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। पहली बात, आपके स्टोर का चक्कर लगाकर आप ये देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कम पड़े हैं, कौन से ज्यादा पड़े हैं, किस प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट टाइम कितना है। प्रोक्योरमेंट टाइम समझते हैं सारे कॉमर्स ग्रेजुएट है। प्रोक्योरमेंट टाइम क्या होता है? प्रोक्योरमेंट टाइम किसी को पता है? हाथ उठाकर पता है? प्रोक्योरमेंट टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट टाइम? किसी प्रोडक्ट को अपने स्टोर तक ऑर्डर देने के बाद पहुंचने में जो समय लगता है उसे प्रोक्योरमेंट टाइम कहते हैं। आज आपने ऑर्डर दिया, मान लिया किसी प्रोडक्ट का, वो कलकत्ता से चलना है, तो कलकत्ता से चलने वाले का टाइम ज्यादा लगेगा बजाय शामली से चलने वाले का। डिस्टेंस कितना है उस प्रोडक्ट को आने में, उसका ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, बाय हैंड आना है या बाय ट्रांसपोर्ट आना है, उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है, उस हिसाब से स्टॉक मैनेज करना है। अब आप किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 1 हफ्ता आने में लगना और आप वेट कर रहे हो, अभी तो 2 पीस पड़े हैं, 2 पीस कल बिक गए, तो 8 दिन जो कस्टमर आएंगे उसे आप ये नहीं कह के सेटिस्फाई कर सकते कि सर ऑर्डर दिया हुआ, आपकी अच्छी इमेज नहीं बनेगी। तो आप स्टॉक को मैनेज करते हुए प्रोक्योरमेंट टाइम का ध्यान रखें और विजुअलाइज जब करते हैं कि कौन सा सामान कम है, कौन सा ज्यादा है, हर रैक जब अच्छी तरह से आपने मैनेज किया होगा तो उसको देख के आप ऑर्डर। दूसरी बात, आपकी कैपिटल की और लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है। आपके पास कैपिटल कम है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा ना सबने, तो उसमें आपको एग्जांपल देते हैं कि आपके पास 100 रुपए है तो और आपको दूध, गेहूं और शर्ट सब खरीदनी है, तो आप किस तरह से खरीदेंगे उस 100 रुपए में? तो आपको प्रायोरिटी बनाते हैं ना उसकी, एग्री और नॉट? मुझे बहुत पुराना याद है, मैंने 40 साल पहले पढ़ा था ये।
वो जो मार्जिनल यूटिलिटी की प्रायोरिटीज है वो आपको बिजनेस में भी मैनेज करनी है। अगर आपके पास कैपिटल कम है, कैपिटल आपके पास कम है और आपको प्रोडक्ट स्टॉक ज्यादा शॉर्ट है, तो आप कम क्वांटिटी में मंगाइए ताकि कैपिटल मैनेज हो सके। मेरे ख्याल फोन पे भी काफी लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर आप फोन पे इन्वॉल्व होंगे, आज की अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी हमें घेर रही है, हमारे कैरियर को खराब कर रही है, तो वो फोन है। उसका मैं भी हिस्सा हूँ, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं मैं कह रहा हूँ। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आज जो सबसे बड़ी बात आपको कहने आ रहा हूँ, भले ही आप रिटेल मैनेजमेंट सीखे न सीखे, स्क्रीन का उपवास जरूर रखें। स्क्रीन से थोड़ा दूर रहे, भले ही आप जो सी भी आप साइट चलाते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये आपको नर्क बना देगी जिंदगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और अगर इसका सही उपयोग करना है तो अपने ज्ञान की बातें, जो आपकी प्रायोरिटीज मैंने कहा, अपनी रिसेप्टिविटी अनुसार, अपने कैरियर की बातें भी बहुत है, लेकिन उतना इसे उपयोग करें जितना जीवन उपयोगी है। आज यहाँ अगर आप स्क्रीन देखते रह जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा मिस कर जाएंगे जो जीवन में आपको बहुत क्रांति लाने वाला है। स्क्रीन घर भी देख सकते हो, और ये सिर्फ आप इससे गिल्टी ना हो कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, सिर्फ इस क्लास की नहीं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टॉक मैनेजमेंट की। स्टॉक मैनेजमेंट में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे प्रोक्योरमेंट टाइम का। तो आप जो आपके सप्लायर्स है, जो आपको स्कीम्स देते हैं, वो बहुत सारी डिस्काउंट्स की स्कीम चल रही होती है कि सर आप इतना माल लेंगे तो इतने % आपको डिस्काउंट मिलेगी। आते कि नहीं पैकेज, या कैश डिस्काउंट आती है। आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, आप कैश डिस्काउंट लेके आप ज्यादा क्वांटिटी में माल मंगा सकते हैं। तो कैपिटल कम है या ज्यादा है, दोनों चीजों को उसकी अवेलेबिलिटी के बेस पे हमें अपने डिसीजन बदलने पड़ेंगे। अगर लिक्विडिटी है तो माल ज्यादा क्वांटिटी में खरीद ले, और अगर लिक्विडिटी कम है तो माल उसी रेशियो में मंगाएं, ताकि हमारी और जो जरूरतें आनी है रोज वाली, तो उसमें ये ना हो कि स्टॉक पड़ा है और आपकी जो रोज की जरूरतें हैं वो जो इमरजेंसी की नीड्स हो सकती है। तो स्टॉक मैनेज करने के लिए कैपिटल, प्रोक्योरमेंट टाइम, विजुअलाइजेशन, आपकी नॉलेज। आप हर समय अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन देके देख सकते हैं कि मुझे रोज शाम को आपने वो लिस्ट देनी है जिन चीजों की परचेज करने की जरूरत है। स्टाफ क्योंकि आपके स्टोर में ज्यादा घूमता है, लेकिन आपको भी इतना डिपेंड नहीं होना, क्योंकि वो जो आपने रामू काका रखा होगा दुकान में, अगर आप उसे कहोगे कि हाँ भाई परचेज की लिस्ट बनाओ, मुझे तो पता नहीं है, तो वो अपने आप फैल जाएगा, वो ब्लैकमेल कर देगा ना, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो थोड़ी सी। आपको एम्प्लॉय पे उतना डिपेंड होना है, उसे कभी ये नहीं बताना कि मुझे तो परचेज की नॉलेज ही नहीं है, भले ही ना हो। डोंट शो टू एनीवन योर वीकनेसेस। अपने एम्प्लॉइज को अपनी वीकनेसेस मत बताओ, और उसे रोज बता के रखो कि शाम को मुझे परचेज की लिस्ट मिल जानी चाहिए। 3 दिन की लिस्ट को कंपाइल करो, फिर जहां जहां ऑर्डर देना है परचेज का, स्टॉक का, आप उसे परचेज कर सकते हैं। आपकी कॉलोनी में, मोहल्ले में इस बात की हवा उड़ जाती है कि वो उस स्टोर पे बड़े रीजनेबल रेट है, वो स्टोर जो खुला ना बड़े कॉर्पोरेट है उसमें चले जाओ। तो ये हवा बनानी पड़ती है, ये भी एक पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी के लिए क्या किया जाता है कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें 1 रुपया कम कर दीजिए मार्केट में जो आपका कंपटीटर बेच रहा है, और जो नॉन एसेंशियल्स है उन पे रेट बढ़ा दीजिए। जैसे आज मैं पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, पेंट की दुकान पर अगर लोग जाते हैं तो जो पेंट एशियन ब्रांड है, एशियन की जो बाल्टी आती है, उनकी जो परचेज है वो मान लिया 1500 रुपए की है, 1500 रुपए की परचेज, तो वो कंज्यूमर को 1490 रुपए की बेच देते हैं, क्योंकि और कभी उन्हें पता नहीं लगेगा। तो कहेगा ये दुकान बड़ी सस्ती है, क्योंकि एशियन का प्रोडक्ट सब जगह वो पूछेगा 1550 का, 1600 का, आप
1490 का भेज दिया। अब वो 1490 की पहले बाल्टी लेके बैठ जाएगा और बाकी जो उसमें 20,000 का सामान खरीदना है उसमें आप रेट बढ़ा दीजिए। वो इतने ब्रांड्स नहीं है, उसकी एक एक चीज की ट्राई करने नहीं जाएगा। वो 200 की, 400 की, 300 की, 500 की, टोटल बिल 20,000 का बनता है। तो आपकी जो फेमस प्रोडक्ट है, जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो हर जगह मिलते हैं, उनके रेट रिड्यूस कर दीजिए। और अगर आपने नया प्रोडक्ट खोला है, नया रिटेल शोरूम खोला है, तो एक पॉलिसी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन मींस जिस मार्केट में आप नए आए, जैसे जियो ने जब चलाया तो सारी ऐसे उसे स्कीम्स लगा दी शुरू में कि सारी कंपनियों की मार्केट उसे कैप्चर कर दी। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो होती है वो कंपटीटर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि जो कंपटीटर्स के प्राइसिंग पॉलिसी है वो कैसे खत्म की जाए। तो उससे आपको शुरू में थोड़े रेट कम कर दीजिए, जब कंज्यूमर आपके पास आ जाए तो स्कीम्स बंद कर दीजिए। लेकिन इस स्कीम को ज्यादा समय तक चलाकर आपको नुकसान हो सकता है, आपकी मार्जिन कम हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये बैलेंस बड़ा बनाना है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी आप शुरू करें और बाद में आप उसे कम कर दें। एक होती है बंडल पॉलिसी, बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग में क्या है कि जो एसेंशियल्स आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो कस्टमर को लेने ही लेने हैं, फास्ट मूविंग है, उसके साथ आप स्लो मूविंग वाले कुछ प्रोडक्ट्स लगा लीजिए और एक पैकेज बना दीजिए कि ये इतना लेंगे तो सर ये 10,000 का पड़ेगा, इसमें 2 पैक ये है, 1 पैक ये है, 1 पैक ये है। तो उसमें आपकी जो स्लो मूविंग आइटम्स है, कुछ डेड स्टॉक पड़ा है आपका, वो भी आप लगा सकते हैं उसमें। उसके बहाने आपका वो प्रोडक्ट बिक सकते हैं बंडल प्राइसिंग में। बात समझ आ रही है बंडल प्राइसिंग में? If I'm having a garment shop, I can manage my price. But if I'm having a provision store, उसमें already MRP लिखी होती है, तो उसमें मैं अपनी प्राइसिंग कम कैसे कर सकती हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया। मेरा दावा है आप आज इस कार्यक्रम से जरूर कुछ ना कुछ ले जाएंगे, निश्चित रूप से। इनका क्वेश्चन ये है कि गारमेंट शॉप में तो अपनी मर्जी से ये प्राइस तय कर सकती है, लेकिन जिन पे MRP लिखा होता है। मैं आपको बता दूं कि वैसे गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है MRP फिक्स करने में भी, कि इतने % मार्जिन जोड़ के कंपनियां MRP डिसाइड करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रोडक्ट 90 रुपए का है, आपका प्रॉफिट उसमें कितना होगा? 100% अगर लगा ले, 180 रुपए भी लगा ले, तो भी उसका प्रोडक्ट 355 रुपए लिखा होता है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे अच्छा आपको ये MRP का फायदा उठाया। जब कोई कस्टमर आए तो आप MRP देखिए कर लेगा, वो MRP एक्सपेक्ट करता है, तो आप उसमें 20% लेस कर दें। आपका मार्जिन बहुत है। कंपनियां जो आपको डिस्काउंट देती है, मैं MRP वाला जो माल बेचता हूँ उसमें कंपनी को 55% डिस्काउंट देता हूँ। रिटेलर उसे कह सकता है कि मैं भाई साहब आपको 20% लेस कर दिया, कस्टमर को खुश करना चाहते हैं 25% कर दे, तो भी आपको 30% मिल रहा है। तो डिस्काउंट की पॉलिसी जो है ये आप बनाएं। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उसे लगेगा कि मुझे 25% लेस कर दिया भाई साहब, 25% लेस से कस्टमर आपसे बोनलेस समझेगा कि मेरा रिकॉर्ड हुआ है, मेरी इज्जत की है, इन्होंने मुझे इंपॉर्टेंट समझा है, तो आपका परमानेंट कस्टमर है। आप एग्री है इस बात से? आपका क्वेश्चन यही था, ये माइक निकाल। क्वेश्चन तो यही था, बट अगर लाइक हम अपने रिलायंस स्टोर्स लेते हैं, इसीलिए की जगह रिलायंस स्टोर, वहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन जो लोकल शॉप्स होती हैं, जो कॉलोनी बेस्ड होती हैं, अगर आप किसी को जैसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दूसरा कस्टमर अगर सामने तो वो भी आपसे डिस्काउंट लेगा, उसमें तो इतना मार्जिन नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, आपके काउंटर पे 4 कस्टमर खड़े हैं और वो आपसे कहता है कि ये मैं अभी आपसे बात करता है कम्युनिकेशन स्किल की, ये उसी का क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है।
कस्टमर कह रहा है भाई साहब इसमें कितना लेस होगा, आपको पता है इसे उधार मान लेना ना, महीने बाद पैसे देने, और दूसरा कस्टमर जेब में पैसे लेके खड़ा है, तो आप उसके सामने उसे बताने में हिचकते हैं, उसे वो कस्टमर आपका ज्यादा सॉफ्ट कस्टमर है। तो आप इसके लिए ये पॉलिसी प्रैक्टिकल चलती है कि कैलकुलेटर रखा रहता है काउंटर पे, पहले तो आप उसे थोड़ा इधर उधर टाले, ये हो जाएगा, आप जैसे कहेंगे, आपकी अपनी दुकान है। वो बार बार अगर आपको करता है कि नहीं मुझे बता दो कितने डिस्काउंट है, तो उसे कैलकुलेटर कैसे बता दे, वो दूसरे कस्टमर को नहीं दिखेगी, ये प्रैक्टिकल बात है। तो उससे कस्टमर को ये लगेगा कि मेरे साथ प्राइवेसी भी रखी है इन्होंने, और ये मुझसे छिपाना चाहते हैं, मुझे ज्यादा देना चाहते हैं, तो इससे कस्टमर की रिलेशनशिप और बढ़ जाएगी। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा, कंज्यूमर खड़े होते हैं, हम रिटेलर को बेच रहे हैं, तो हम रिटेलर को कभी ये नहीं कहते ये माल इतने का है, वो कहता है कि ये कितने का पड़ेगा, तो हम कैलकुलेटर लेके उसे दिस इज नेट प्राइस। तो एक तो उसकी सिक्रेसी बनी रहती है, एक हमारी समझ का भी परिचायक है कि सामने उस प्रोडक्ट को लेने वाला कंज्यूमर खड़ा है, उसको उसका भ्रम खुल जाएगा कि कितना मार्जिन है इनका, मैं तो कल इनसे ले गया था, ये इतने का दिया था, और आ रहे इतना, ये बेचने आया हुआ, ये तो नोट बचा रखी है उन्होंने, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो कस्टमर के साथ सिक्रेसी बनाए रखने के लिए भी आप ये कर सकते हैं, कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, क्या पानी पियो, बता देता हूँ अभी बताता हूँ, बैठो आप। तो ये यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। तो मैं बात कर रहा था प्राइसिंग, मैंने आपको बताई पेनिट्रेशन प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग। क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में हमें बस ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है, सर्वाइवल पे ध्यान देना चाहिए, है ना सर। मगर मेरा मानना यह है कि सर क्यों ना हम ब्रांड पे भी ध्यान दें, जैसे कि हम अगर स्टार्टिंग में हम सर्वाइवल पे भी ध्यान देंगे और ब्रांड पे नाम दें ज़्यादा, तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा उसका वो मिलता है रिजल्ट, ताकि लोग हमारे पास आते रहेंगे, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं वो आते रहेंगे, फिर वो कहेंगे कि इस पे जाओ ताकि ये तुम्हें बहुत अच्छा हो जाएगा डिस्काउंट, फिर वो बहुत सारे कहेंगे ताकि मेरे पास पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का भी आ जाए। फिर बाद में क्वेश्चन खोलूंगा सर, इस मतलब मेरा मानना ये है कि पहले तो सर्वाइवल पे ध्यान दो ताकि ग्रोथ फिर अपने आप क्या आ जाएगी इसके बाद। तो आपका सवाल क्या है सर? मेरा ग्रोथ कब होनी चाहिए सर? ग्रोथ कब होनी चाहिए? ग्रोथ कम होनी चाहिए, कब होनी चाहिए सर? कब? क्या नाम आपका? लक्षित सर, लक्षित चौधरी। लक्षित चौधरी जी का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल तो मैंने आपको पहले कहा है, सर्वाइवल इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि 47% रिटेलर्स जो है 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, ये बात तो प्राइम हमें ध्यान रखनी है। अगर आप जैसे मैंने उसके बाद भी आपकी बात का मैं आंसर पहले दे चुका हूँ कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग अगर पहले शुरू में स्लो कर देंगे, ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारे मार्केट ज्यादा समय तक उस स्कीम को नहीं खींचा जा सकता। तो हमें ये बैलेंस बनाना है कि ये जो योजनाएं हैं, जो जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमने रखी है कंपटीटर्स को डाउन करने के लिए, ये इतने लंबे समय तक न चले कि हम ही डाउन हो जाए और कंपटीटर्स बाद में कहते रहे देखा आया था बड़ा चौधरी बन। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस बनाना है ग्रोथ। और फिर जैसे ही आपका प्रोडक्ट चले, जैसे ही कस्टमर की ट्रैफिक आपके रिटेल शोरूम पे आनी शुरू करे, तो धीरे 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 कस्टमर को पता भी न चले आप प्राइसिंग बढ़ाते रहे, तो उससे आपकी ग्रोथ होगी, आप स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको आपका सर्वाइवल होगा। एग्री आप? हाई लो प्राइसिंग पॉलिसी होती है। आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सप्लाई पे डिपेंड करती है प्राइसिंग। जैसे मिल्क है, मिल्क एक दिन आपके पास बहुत आ गया पीछे से, आपको जो कलेक्शन सेंटर वाला है वो आपको मिल्क के इतनी ज्यादा सप्लाई करेगी, उसने कहा इतने ले लीजिए, आपको 1 रुपए पर केजी डिस्काउंट मिल जाएगी, तो आप आगे 50% दे सकते हैं, आपका वो टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, कस्टमर खुश भी हो जाएगा, और पीछे आपकी वहां एक ब्रांडिंग भी बनेगी कि भाई इन्होंने इतनी क्वांटिटी में मिल्क लिया है। तो एक हाई प्राइसिंग लो प्राइसिंग जो पॉलिसी है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। आगे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, प्लीज
आधा घंटा आपका और हमारा सेशन चलना है। आपने देखा होगा चार्म प्राइसिंग, बाटा पे आप जाते हैं तो 1999, 399, अब 1 रुपए मैटर तो कुछ नहीं होता, तो 400 भी रखा जाता है। लेकिन एक पॉलिसी का पार्ट है रिटेलर्स के लिए, 1 रुपए से 299 अगर लिखा तो कस्टमर को 2 रुपए की फीलिंग आती है, 200 रुपए की, 300 की नहीं आती है। मनोविज्ञान उसका बदलता है। तो आप प्राइसिंग के लिए ये भी रख सकते हैं ऑड फिगर्स में रखना, 299। अब 1 रुपए के से आपका मार्जिन बहुत इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर के मन पे बहुत इफेक्ट होता है। तो ये थी प्राइसिंग पॉलिसी। तो आपको पता है थंब इंप्रेशन से लगती है, उसकी प्रमोशन पॉलिसी क्या होगी, उसकी लीव पॉलिसी क्या होगी, उसको 1 महीने में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितनी कैजुअल लीव्स मिलेगी, कितनी अर्न लीव मिलेंगी, या कई ऐसी लीव्स मिलेंगी अगर आप आ जाओ वर्किंग डे वाले दिन तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। क्या पॉलिसी बना सकते हैं? अगर फीमेल काम करती है तो पैटर्निटी लीव होती है, उसकी क्या पॉलिसी रहेगी? और आजकल आपको पता होगा पैटर्निटी लीव भी आ गई है। पैटर्निटी लीव के बारे में जानते हैं नहीं? तो ये जो आपको इन पॉलिसीज के बारे में ध्यान रखना होगा। कंपनसेशन, उसकी बेसिक सैलरी क्या होगी, उसको डीए कितना मिलेगा, उसको टीए कितना मिलेगा, उसके टोटल इन्वॉल्वमेंट्स कितने होंगे, पीएफ पॉलिसी, ये प्रोविडेंट फंड उसका डिडक्ट होगा, 12% कटता है, 6% एम्प्लॉयर का है, 6% एम्प्लॉय का है। ये लीगल पॉलिसीज है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये छोटे में इसलिए मैं बता रहा हूँ संक्षेप में कि ये सब पॉलिसी आ जाएगी, आपको ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे कि एक बिजनेसमैन है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन अचानक से ह्यूमन अनसर्टेनिटीज आ जाती है, मतलब जो कंडीशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। तो जस्ट इमेजिन कि अचानक से अर्थक्वेक आ गया, तो वो बिजनेसमैन कैसे हैंडल करे उस सब चीज़ को? बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? निकिता शर्मा। निकिता शर्मा जी के जोरदार तालियां। बहुत गजब का सवाल है, आप बैठो। लेकिन आपका जो सवाल है मैं उसका शॉर्ट में आंसर दे देता हूं कि कुछ नेचुरल कैविटीज के कारण बिजनेस बंद हो जाते हैं, और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें नेचुरल भी है और अननेचुरल भी है। सरकार ने हालांकि पॉलिसीज बहुत बनाई है कि जो अर्थक्वेक में, बाढ़ में, सूखे में जो लोग इफेक्ट होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो फिर उन योजनाओं की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। न्यूज़पेपर में, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब पब्लिसाइज होती है, ताकि हम उन योजनाओं का फायदा उठा के दोबारा सर्वाइव करने का प्रयास करें। और जब हम अर्थक्वेक के इफेक्ट्स को झेल रहे हैं तो इस बात को अपने ग्राहकों तक भी ले जाने की कोशिश करें कि ये इसके कारण हमारे बिजनेस को थोड़ा सेटबैक लगा है, मैं दोबारा इसको बड़े जोर शोर से शुरू करूँ। लेकिन उन तमाम चीजों के बाद भी अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपने लोन भी ले लिया, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और लोगों से लोन भी ले लिया, चला, लेकिन नहीं चला, कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ी सारी आप कोशिश करते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फिर आप बाउंस बैक करने की कोशिश मत कीजिए। ये आखिरी बात बतानी चाहिए, हालांकि मुझे आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बाउंस बैक करने की कोशिश मत करिए, फिर स्टेप बैक करने की कोशिश कीजिए। फिर 47% वालों में अपनी गिनती कराइए। किसी ने कहा कि घोड़े से गिरने का भी प्लान करना चाहिए। जब घुड़सवारी आप कर रहे हैं, जो घुड़सवार सफल होते हुए लगने लगता है कि मैं गिरने वाला हूं, तो उसकी भी प्लान करनी चाहिए। इस तरह से ना गिरूं कि घोड़े के पैर ऊपर आ जाए मेरे, आप मर जाओगे, बिजनेस तो गया ही गया, आप खत्म हो जाओगे। तो हमें इस तरह से सर्वाइवल की कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम नुकसान में हम वो बिजनेस बंद कर सकें।
इसे मैं डिटेल में बताऊंगा, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं। अर्थक्वेक की जो आपको बिजनेस को इफेक्ट कर गया, उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट मिलती है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की भी सपोर्ट मिलती है, उससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हें अपना दुख जरूर बताएं। कहते हैं ना कि जब कोई दुख आए तो अपनी छत पर जाकर जरूर कहना चाहिए कि मैं बड़ा दुखी हूँ, कोई ना कोई दवाई बता देता है क्या दुख है। तो अपनी शेयरिंग करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं क्राइसिस में आ गया हूँ, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। सर आपने बताया कि आप बिजनेस करते हैं, तो सर मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस ले रखा था बिजनेस का, इंश्योरेंसेस होते हैं ना, तो बैंक से ले रखा था कि अगर कोई भी इस टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा झामाझूम करके घुमा फिरा के लोग हमें पागल बना देते हैं कि ऐसा नहीं है, ये लोकेशन गलत थी, ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। सर आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन है तो आप कैसे ओवर करते हैं? इसके लिए मैंने आपको पहले कहा है ना कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है उनकी जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग, इसलिए मैंने आपको नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द पावर। आज भी मैं जो नॉलेज दे रहा हूं आप नहीं ले रहे उस ढंग से, ये आपकी पावर बनने वाली है। जब कभी आड़े वक्त में किसी भी आपदा के समय अगर आपको कोई चीज काम आती है तो आपकी नॉलेज है। किसी फिलोसफर ने कहा है कि अपनी समझ से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। नॉलेज रखिए। आज बहुत सारे 80 या 90% लोग यहाँ होंगे जिन्हें इंश्योरेंस पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस की नॉलेज नहीं है, जबकि नेट पे, गूगल पे सब कुछ है। आजकल किताबें भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज रखिए। इंश्योरेंस करवाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गूगल पे पढ़िए। अगर फिर भी आपका क्लेम नहीं मिलता, आप टर्म्स, आपकी कंडीशंस पूरी है, तो यू कैन गो इनटू कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में जाके इंश्योरेंस कंपनियां बहुत एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, उनको वहां से क्लेम मिलता है। तो इन सब चीजों को आप कब करोगे? जब आपको जानकारी होगी। आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी लगता है कि हमें पागल बना रही है, तो विशेषज्ञों से मिले ना। मैं आपको कह रहा हूं अचीवर से मिले, जो इंश्योरेंस क्लेम ले चुके हैं, जो नेचुरल कैविटीज का शिकार हो चुके हैं, उनसे मिले, उनसे पूछे कि आप किस तरह से, जो चांदी के चम्मच से पैदा हुए और आगे तक चल रहे हैं, आप उनसे कहें कि तूफान आके मैं क्या करूं? वो बताया देखा ही नहीं तूफान आने पर डूबते हुए जो है उन लोगों से पूछे जिन्होंने तूफान देखे। तो नॉलेज रखिए, नॉलेज इज द पावर। और कोई क्वेश्चन? बोलो, इधर आ जाइए। आर्यन सर, Finally, when we go for shopping, retailers show us policy of buy one get one free. Rather than he reduce the product of when we go for shopping, retailers show us policy of buy one get one free. Rather than he reduce the product of which he offers free. Sir, but how is the mindset of the retailer behind it and how he takes the profit? Can you explain it? इनका सवाल ये है कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बाई वन गेट वन की पॉलिसी चलती है, तो वो जो एक्स्ट्रा हमें वो देते हैं वो कहां से उनको प्रॉफिट मिलता है? यही सवाल था ना आपका। तो मैंने अभी आपको प्राइसिंग की काफी सारी पॉलिसीज बताई है, ये उसी का पार्ट है। जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग मैंने आपको बताई है कि मार्केट में एंटर होते हुए रिटेलर्स बड़ी सारी योजनाएं शुरू करता है, एक के साथ एक फ्री। अब आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, वो कहते हैं हेयर कट के साथ जो है फेशियल फ्री। ऐसी है कि नहीं है ब्यूटी पार्लर में? वो कहते हैं मैडम हमने बहुत सारी स्कीम चलाई है। तो ये इस विषय में मैं आने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो लॉस में चला जाएगा, ये सेल्स प्रमोशन का एक ढंग है और उसी मार्जिन में से निकला हुआ है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो जाएगा उसे, लेकिन इसके लिए बड़ा लिमिटेड समय रखना है। अगर लंबे समय तक एक के साथ एक फ्री देते रहेंगे तो फिर आप 47% में आ जाएंगे। यू हैव टू क्लोज योर बिजनेस। तो आपको बैलेंस बनाना है अपनी स्कीम्स को शुरू करने में। इसलिए मैं प्राइसिंग पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूं कि आपको किस समय तक प्राइसिंग की कैसी रखनी है। एक समय में पेनिट्रेशन प्राइसिंग बड़ी यूजफुल है और एक समय आपको बड़ी हार्मफुल हो जाएगी।
एक समय में आपके स्टोर को बड़ी रैपिडली चलाने में हेल्पफुल हो सकती है, और एक समय ऐसे आ जाएगा कि आपको उसी के कारण स्टोर बंद करना पड़ेगा। करना नहीं है, लेबर को मैनेज करना नहीं है, आपको दुकान पे सिर्फ इसी चीज का आवाज रखना कि यार अब कितना कस्टमर आ रहा है, फ्री वाले में कहीं हम बिजनेस बंद करना पड़ जाए, लॉस ना हो जाए, इसी चीज के आवाज रखने को ही बिजनेस कहते हैं। बैलेंस बनाने को, प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो, रिस्क टेकिंग का ही तो नाम है बिजनेस। अंडरस्टैंड? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अब मैं लीगलिटीज पे आ रहा हूं कि रिटेलर्स के लिए आप किन क्लासिफिकेशंस में काम कर सकते हैं, किस तरह की कंपनी आप बना सकते हैं। प्रॉफिट म्यूजिक और लॉस म्यूजिक। आप प्रोप्राइटरशिप में जाकर रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपनी लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जो आपको लगता है कि इसकी अलग एनर्जी है, एक के पास कैपिटल होती है, एक के पास एनर्जी होती है, एक के पास समय होता है, उन लोगों को मिलके आप एक ताकत बन सकते हैं और पार्टनरशिप डील कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना है, सीधा पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड करानी है। आप रजिस्टर भी करा सकते हैं, नोटरी भी करा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से भी चल सकते हैं। तो वो करके उसमें जो है पार्टनरशिप की भी वही टैक्सेशन के भी वही नियम है और जैसे प्रोप्राइटरशिप के हैं, उसमें लॉस भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर आप अकेला खाना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप में चले जाए, बांट के खाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में चले जाए। ये आपकी प्यास पे डिपेंड। और आप ये नहीं करना चाहते, दोनों में लॉस नहीं झेलना चाहते, तो सिंगल मैन कंपनी बना सकते हैं आप। मिनिस्ट्री और कंपनी अफेयर्स के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, पता है कि नहीं? या मैं इस बारे में कंपनी के बारे में कुछ बताऊं? कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपने पढ़ी होगी। तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वन मैन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें यह है कि कंपनी में आपको आपके लॉस होने पे पर्सनल एसेट्स इफेक्ट नहीं होती। ये तो पता है ना सबको। लिमिटेड लायबिलिटी होती है आपकी अपने तक, आपकी जो पर्सनल एसेट्स है वो बच जाएगी, आपके बिजनेस की जो एसेट्स है केवल वही होती है। और क्यों कराते हैं कंपनी रजिस्टर्ड, क्या बेनिफिट्स है ये आप सब जानते हैं कि लोन लेना आसान हो जाता है, लिमिटेड लॉस हो जाता है, लॉस में आपकी पर्सनल एसेट्स इफेक्ट नहीं होती, ये सारी चीजें आपको पता है। जो सबसे इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, लीगलिटीज में लाइसेंस लेना किसी पर्टिकुलर बिजनेस का जाके म्युनिसिपल बोर्ड से भी मिल जाता है। आप ड्रग की रिटेलिंग करना चाहते हैं तो ड्रग डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये जो लीगल चीजें हैं ये थोड़ी थोड़ी समझनी जरूरी है। आप रिटेल शोरूम खोलते हैं, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है ताकि वहां इंस्पेक्शन हो सके कि आपका जो है शोरूम जो है फायर के खतरे में कम है। भले ही 90% लोग नहीं लेते, लेकिन मैं आपको यहाँ कानून बता रहा हूँ। आप फूड इंडस्ट्री में, फूड रिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो फूड प्रोडक्ट्स के लिए फसाई का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो लीगलिटीज जरूरी है रिटेलर्स के लिए। सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो जीएसटी। जीएसटी के बारे में कितने % लोगों को नॉलेज है? हाथ उठाए जरा। बाकी लोगों को जीएसटी की नॉलेज नहीं है। सहारनपुर जैसे शहर में आपने अब ग्रोइंग एज में है तो आपने बिजनेस करना है, तो आप जैसे मेरी एज के लोगों से बात करेंगे तो आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं। आपको डिमोरलाइज नहीं होना, मोटिवेट होकर काम करना है। मैं जब बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि हमारा 2 नंबर का बिजनेस है ना जी, हमारा कच्चे और पक्के का बिजनेस है ना जी। समझते हैं कच्चे और पक्के को क्या कहते हैं? कौन समझते हैं? आइए आइए बताइए, क्या नाम आपका? ऋषभ जी। कच्चे और पक्के का बिजनेस क्या होता है जरा बताएं। कच्चे पक्के का मतलब होता है कि आज थोड़ा माल तुम पक्के में से आ रहे हो और थोड़ा इसका क्या मतलब हुआ?
जी हमारे कच्चे के कागज बहुत बड़े होते हैं, पक्के के कागज बहुत कम होते हैं, हमारा 2 नंबर का बिजनेस है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई दारू की भट्टी चला रहे हो या जुए के अड्डे चला रहे हो, 2 नंबर का आप बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, इसमें 2 नंबर या कच्चा पक्के का क्या मतलब है? तो मुझे बाद में समझ आई कि वो टैक्स की चोरी करते हैं। जो टैक्स की चोरी करते हैं उसे कहा जाता है कि कच्चे का बिजनेस है, लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे इसे तुरंत उठा के जेल हो जाएगी या फांसी लग जाएगी। इसलिए अगर ये इतनी सीरियस बात है तो मैं इस क्लासरूम के माध्यम से आपको नॉलेज देना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो 2 नंबर शब्द अपने दिमाग से हटा दीजिए। वो युग चला गया, पहले था, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। जो 2 नंबर का बिजनेस करेगा आने वाले समय में सर्वाइवल नहीं है और जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो जो लोग 2 नंबर का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इस तरह की क्लासेस अटेंड करने का मौका नहीं मिला, वरना वो 2 नंबर का बिजनेस न करते, वरना वो कच्चे और पक्के को इस तरह से ना प्रेजेंट करते जैसे कोई इलीगल काम कर रहे हैं। आप जीएसटी को इस तरह से समझें कि आपने 100 रुपए का माल खरीदा, उस 100 रुपए पे जो जीएसटी लग गया वो आपको आईटीसी मिलता है। ये बात सबको पता है, वो तो आप क्लेम ले लेते हैं ना। अब माल बेचा है आपने 110 का, 100 रुपए पे जो 10 रुपए लगा आपका जीएसटी, उसमें 1 रुपया और आपका जुड़ गया, 111 हो गया। एक 10 रुपए तो आपको पीछे से क्लेम आईटीसी क्लेम मिल गया जब आपने रिटर्न फाइल की, आपको तो 1 ही रुपया देना था ना। उस 1 रुपए के लिए आपने पूरी जिंदगी में अपनी छवि समाज में ऐसी बना दी कि जैसे आप तो इलीगल काम कर रहे हो। आप समझ रहे? और उस 1 रुपए को बचाने के लिए आप दुकान से नहीं उठते कि कोई अधिकारी ना आ जाए, कोई छापा ना पड़ जाए, कोई रेड ना हो जाए, और डरे डरे से सारी उम्र में आप रह रहे हैं कि हमारा काम तो कच्चे का है, 1 रुपया बचाने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीएसटी को बचाने के चक्कर में अगर आप व्यापार करेंगे तो आप आंख से आंख मिलाकर व्यापार करें। आप देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी हो रहे हैं, कोई 2 नंबर का इलीगल काम नहीं कर रहे। गर्व से करें व्यापार। और वो व्यापारी, उनकी मैं माहौल को बदलते हुए एक बात सुनाना चाहता हूं, जो उस तरह के रिटेलर है वो किस तरह से जीवन बिताते हैं, दुकान में कितना ही मॉल होते हैं। आज के युग में वो रिटेलर नहीं है कि हर समय दुकान पे बैठे रहे, दुकान से उठेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिजनेस ऑटोमोशन मोड पे चल पड़ा है, टेक्नोलॉजी के बेस पे चल रहा है। मैं कल आपसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात करूंगा। एक बात सुनाना चाहता हूं कि रिटेलर था, वो मर रहा, डेथ बेड पे था। जब वो डेथ बेड पे था तो उसकी पत्नी उसके सिराने बैठी थी, तो कह रहा थी वो बड़े वाला कहाँ है, मेरा लड़का पप्पू। मुझे कहा ये बेटा आपके पास बैठा, क्यों घबरा रहे? दूसरे वाला, अरे दूसरे वाला ये डब्बू ये बैठा है, इसकी वाइफ ये बैठी है, वो छोटा, अरे ये छोटा भी ये बैठा है, सारा भरा पूरा परिवार का। उनके अच्छा सारे ही बैठे, तो फिर दुकान पे कौन है? ये रिटेलर की लाइफ हो गई। पुराने जो रिटेलर्स होते थे वो मरते हुए भी दुकान पे कौन बैठा है इसकी चिंता करते थे, क्योंकि काम 2 नंबर में चल रहा है। डर है कि वहां कोई आ ना गया 1 रुपए के लिए। ये सारा सीन 1 रुपए के लिए बन रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लीगलिटीज है, आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से बिजनेस कीजिए। अब वो जमाना चला गया लाला जी वाला। तो जीएसटी की नॉलेज रखिए, जैसे मैंने पहले कहा इनके क्वेश्चन के लिए कि नॉलेज इज द पावर। बिजनेस को नॉलेज से चलाइए, टेक्नोलॉजी से चलाइए, तुक्कों से मत चलाओ। यहाँ आए हो तो तरीका सीख के जाओ, मैं किसी तुक्के की बात नहीं करूँ। बात अंडरस्टैंड हुई, लीगलिटीज और पॉलिसीज की बात हो गई। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आज अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि आज ये सेशन कल दोबारा